मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने कल पढ़ाया था वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने वर्ण पढ़ाए थे, वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। मैंने कल स्वर पूरा पढ़ा दिया था, स्वर के कितने भेद होते हैं। फिर मैंने पढ़ाया था व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और मैंने बताया था व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद एक बार आप फिर देख लीजिए। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 5। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन और पांचवा होता है नव विकसित अतिरिक्त वर्ण। ठीक है, आज अब हम पढ़ा रहे हैं व्यंजन के भेद का पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है जिस चीज़ को आप स्पर्श के माध्यम से समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जब हमारी जीभ मुख के जब उच्चारण करते हुए हमारी जीभ मुख के किसी भी भाग को या मुख के अलग अलग भाग को स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, स्पर्श करना मतलब छूना। हमारे ऋषियों ने बताया था, इसीलिए इन सारे जितने भी स्पर्श व्यंजन होते हैं, पूरे स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। और हर व्यंजन का नाम रखा गया। पहला क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन वर्गों को एक नाम से संबोधित किया गया। क वर्ग को कंठे बोला गया क्योंकि हम जब क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो गले से आवाज आती है। दूसरा है च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। आप जैसे बहुत सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इस वर्ण को भी आप प्रैक्टिकल बैठे बैठे अभी कर सकते हैं, बोल के देख सकते हैं कि क्या जो लोगों ने बताया है वो सही है या गलत। आप प्रूफ कर लीजिए खुद। अभी आप इस जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको आप अभी करके देखिए। आप बोलिए च, छ, ज, झ, इया। आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीभ आपके मुख के भीतर ऊपर वाला, जिसको हम तालु कहते हैं, उसके पीछे वाले भाग को स्पर्श कर रही है। तालु समझते हैं? मुख के ऊपर जो भाग है उसके पीछे वाले हिस्से को आपकी जीभ स्पर्श कर रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया तालव्य। तालु से तालव्य। आप बोल के इसको आप एक बार कोशिश करके देखिए। तीसरा है ट वर्ग। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ और अण। इसको कहते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। इसको बोलते समय हमारी जो जीभ है ये मुख के ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर वाले छत को कह सकते हो या ऊपर वाले हिस्से को टच करती है। बोल के देखिए ट, ठ। टच ही नहीं करती, आपकी जीभ का अगला हिस्सा मुड़ के ऊपर जाता है। ट, ठ, ड, ढ, अण। करके देखिए इसको आप अभी। चौथा है त वर्ग। त, थ, द, ध, न। आप बोलिए इसको त, थ, द, ध, न। आपकी जीभ मुख के कौन से हिस्से को छू रही है? आपकी जो जीभ है वो आपके दांत को स्पर्श कर रही है। बोल के देखिए, दांत को स्पर्श कर रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया दंत्य। दांत को स्पर्श करने के कारण इसका नाम रखा गया दंत्य। ठीक है, अब पांचवा है प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। आप इसको बोलिए। आप देख रहे हैं कि आपके दोनों होठ आपस में बिना जुड़े इस वर्ग की वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम रखा गया ओष्ठ या ओठ। ठीक है बेटा, ये 25 होते हैं। हर वर्ग में 5-5 होते हैं। कितने होते हैं? 5-5। हर क, च, ट, त और प, इन पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं और कुल मिला के हो जाते हैं 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं
अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कह रहा अंतस्थ व्यंजन जब हम बोलते हैं तो जीभ किसी भी भाग को पूरी तरह, जिस तरह से स्पर्श व्यंजन में जीभ पूरी तरह से स्पर्श कर रही थी, इसमें पूरी तरह से किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है ऊष्म, जैसा कि आप जानते हैं ऊष्म मीन्स गर्मी, ऊष्मा, हीट, गर्मी। जब आप अपने हाथ को, आप अपनी हथेली को अपने मुख के पास लाइए और इसको आप प्रैक्टिकली करके अभी देखिए। कह रहा है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आप हथेली को अपने मुख के पास करिए और बोल के देखिए, श, ख, स, ह। आप जब ये 4 वर्ण बोलते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपके मुख से एक गर्म हवा निकल रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब गर्मी। ठीक है, अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जब संयुक्त मतलब 2 चीज़ों का, 2 व्यंजनों का मिलना। अभी तक आपने पढ़ा इस तरह से व्यंजन आप जानते हैं बिना स्वर के नहीं बोले जाते, व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जाते, यही बताया है मैंने अभी। ठीक है, क व्यंजन है, उसमें स्वर मिला तो ये क पूरा हो गया। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कहा जाता है कि 2 व्यंजन और एक स्वर मिलके संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे क प्लस ख प्लस अ बराबर 6। ठीक है, ठीक है, क व्यंजन है, ख व्यंजन है, अ क्या है? स्वर है। क्या है बेटा? स्वर है। ठीक है, ये 2 व्यंजन मिले। क्या मिले? ये दोनों व्यंजन मिले। 2 व्यंजन और एक स्वर मिलके क्या बनाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही त प्लस र प्लस अ इक्वल टू त्र। त्र। ठीक है, त और र क्या है? त और र व्यंजन है और अ क्या है? स्वर है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? त्र बनाते हैं, संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। ठीक है, अब है ज प्लस इ प्लस अ इक्वल टू क्या होगा? ज्ञ। श प्लस र प्लस अ इक्वल टू श्र। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और इन चारों को आपने ध्यान से देखा, सब में बेटा, सब में 2-2 व्यंजन है और एक स्वर है। सब में 2-2 व्यंजन और एक स्वर मिलके क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। डिफिनेशन, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और श्र। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये 2 व्यंजन और एक स्वर मिलकर कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नव विकसित अतिरिक्त वर्ण। नव विकसित अतिरिक्त वर्ण। नव विकसित अतिरिक्त वर्ण का मतलब होता है कि जो हिंदी की वर्णमाला में आके जुड़ गए हैं, नए नए विकसित हुए हैं और हमारी वर्णमाला में वो जुड़ गए हैं। ढ, अंग और ढ, ये दोनों अंग जो आपने पढ़ा था, क ख ग घ, अंग। अंग ऐसे लिखा जाता है और हम क्या बता रहे हैं? अंग। ठीक है, और अढ़ आपने ट ठ ड ढ अढ़ में पढ़ा था।
ढ से ढक्कन, और ये क्या है, ढ़ है, यहाँ बिंदी लगी हुई है। नव विकसित ध्वनियां हैं, ये दोनों कौन सी हैं, ये दोनों हिंदी में नव विकसित ध्वनियां हैं। इनसे आगे हम आपको इसके बारे में और भी विस्तृत बताएंगे। इनसे किसी भी नए शब्द का निर्माण नहीं किया जाता, कोई भी नया शब्द नहीं बनता, इससे किसी भी शब्द का निर्माण होता ही नहीं है, बल्कि ये हमेशा बीच में आके शब्दों को पूरा करते हैं, जैसे लड़का, बाढ़, चढ़ना आदि। ठीक है। तीसरा है अयोगवा। वर्ण के 3 भेद होते हैं बेटा, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। मैंने कल आपको स्वर पढ़ा दिया था, आज व्यंजन पढ़ाया और अब पढ़ा रहे हैं अयोगवाह। अयोगवाह मतलब ऐसी ध्वनियां जिन्हें न तो स्वर माना जाता है न ही व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह। अयोग, अ का योग कह रहा है, अ का जो शाब्दिक जो शब्द रूपी अर्थ होता है, इसको माना जाता है कि अ के योग से, अ के योग से, योग मतलब जुड़ना, जो अ के जुड़ाव से बनता है, ये क्या कहलाता है, अयोगवाह कहलाता है। अंग और अह, जिन्हें ना तो हम स्वर मानते हैं और ना ही ये व्यंजन, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं व्यंजन में अ बाद में आता है, ठीक है, लेकिन विसर्ग अयोगवाह में ये हमेशा स्वर के बाद आता है, अ प्लस अह, अंग, अ प्लस विसर्ग इक्वल टू अह। यहां ध्यान से देखिए, ये व्यंजन के बाद ही स्वर आया है, लेकिन यहाँ पे स्वर पहले आता है, अ पहले आता है। अ के योग से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है, अयोगवाह का प्रयोग कितने प्रकार से करते हैं हम, अयोगवाह का प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा है विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। जैसा कि अयोगवाह के बारे में मैंने अभी बता दिया, अंग और विसर्ग, अंग और विसर्ग क्या है, स्वरों के साथ रखे तो जाते हैं, किंतु परंतु ये ना तो स्वर ध्वनियां हैं और ना ही व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन की तरह स्वर की सहायता से होता है। मैंने बताया ना, इनका उच्चारण क्या होता है, व्यंजन की तरह होता है। ये क्या है, व्यंजन है ना, ये व्यंजन है, इनका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है, क्योंकि ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अंतर बस इतना ही है कि व्यंजन में स्वर क्या होता है, व्यंजन में स्वर पीछे आता है, और इन दोनों में पहले व्यंजन में पीछे आया, लेकिन इसमें क्या करता है, स्वर पहले आता है। ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है। हमेशा इनकी गणना किसके साथ होती है, स्वरों के साथ होती है, और उन्हीं की तरह क्या किया जाता है, लिखने में भी इनकी मात्राओं को अंग और अह का प्रयोग किया जाता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग लिखने की दृष्टि से, लिखने की तरह से, अगर हम लिखते हैं तो इसे स्वर के उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं, लिखने की दृष्टि से स्वर में आते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से किस में आते हैं, ये व्यंजन में आते हैं। दरअसल इनका जातीय योग स्वर के साथ होता है और न ही व्यंजन के साथ, न ही ये स्वर के साथ जुड़ पाते हैं और न ही व्यंजन के साथ जुड़ पाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें अयोग कहा जाता है, अयोग कहा जाता है। फिर भी ये अपने अर्थ का वहन करते हैं, अर्थ को पूरा पूरा बताते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह। अयोग प्लस वाह, वाह मतलब होता है वहन करना, अयोगवाह। ठीक है। अयोगवाह के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुस्वार। जब हम बोलते हैं अंग, अंग, तो देखिए आप बोल के देखिए, अंग बोलते समय सिर्फ हमारी जो बोलने में जो सांस आती है वो सिर्फ
कैसी होती है, नाक से ही निकलती है। इसको हम सिरोधार्य, इसको हम हमेशा क्या करते हैं, इस लाइन को जिस भी शब्द के ऊपर आप जो ये लाइन खींचते, जिसको आप लाइन कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिरोधार्य रेखा। क्या कहते हैं, सिरोधार्य रेखा। सिरोधार्य मतलब सिर पर धारण की जाने वाली, सिरो रेखा भी कहते हैं और सिरोधार्य रेखा भी कहते हैं। ये हमेशा सिरोधार्य रेखा के ऊपर लगाई जाती है। जैसे अंत, अंत और नंदन। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सिरोधार्य रेखा है, इसके ऊपर हम इस मात्रा को लगाते हैं। अनुस्वार का उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे अंत, नंदन, चंदन, आप इस तरह से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, तब हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। चांद, आप बोल के देखिए, जब हम इसका उच्चारण करते हैं, किसका, अनुनासिक, इसका सिंबल होता है ऐसे चांद बना के बिंदु, वो भी सिरोधार्य रेखा के ऊपर, इसका सिंबल ऐसे और इसका ऐसे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। आप देखिए, आप बोल के भी देख सकते हैं। जैसे चांद, बोलिए चांद, हवा नाक और मुख दोनों से बाहर आती है। आंख, मुंह। ठीक है। तीसरा है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। हमेशा कैसे होता है, ह की तरह, क्योंकि यह हमेशा हम संस्कृत में ही इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। संस्कृत के शब्द में इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे किसी भी बालकः, सेवकः कुछ भी लिखते हैं तो हम उसके पीछे अह लगा देते हैं। आप जैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, अह। जब आप इसका उच्चारण कर रहे हैं तो सब में क्या हो रहा है, आप बोल के देखिए, क्या ह की ध्वनि निकल रही है। किसकी ध्वनि निकल रही है, ह की ध्वनि निकल रही है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। एक बार हम फिर से आपको इन सब चीज़ों को फिर से एक बार दोहरा देते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, आपको पता है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के भेद कितने होते हैं, व्यंजन के 5 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, 9 विकसित वर्ण। स्पर्श व्यंजन आपको बता दिया 25 होते हैं। जिन भागों को इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 5 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ। ये टोटल 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कितने होते हैं, 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। 9 विकसित अतिरिक्त वर्ण कितने होते हैं, 2। 9 विकसित अतिरिक्त वर्ण जो बाहर से आए हुए हैं और विकसित हुए हैं। अयोगवाह के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बाकी अगले वीडियो में।